हेलो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में आप सभी व्यस्त होंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी रीट की जो परीक्षा है वो 27 फरवरी को आयोजित है। ठीक है, तो सभी मास्टर और मास्टरनियां, आप सभी ने जितना पढ़ लिया है वो पर्याप्त है। नए कंटेंट की तरफ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो पढ़ लिया वो सब मैटर आप लोगों के लिए सफिशियंट रहेगा। नया मैटर, स्टडी मटेरियल पढ़ने से आप लोग बचे, जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करें। ठीक है, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल नजदीक है और मैथ की ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करनी है, प्रैक्टिस। 30 प्रश्न आप लोगों के आएंगे। हम एग्जाम तक आपके 25 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाना है। रोज शाम 7 बजे आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है। ठीक है, इसमें आपके 30 प्रश्न रहेंगे, बिल्कुल सिलेबस पर आधारित रहेंगे, कोई प्रश्न एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। और जो भी प्रश्न आए हैं सभी गत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हमारे रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए आज हम कंप्लीट कवर करेंगे जो मैथ है, उसके हम 30 प्रश्न कवर करेंगे। कितने? 30। और ये जो सीरीज है प्रैक्टिस सेट की, एग्जाम तक कंटिन्यू हम करेंगे भाई, बिल्कुल। ठीक है, कोई बीच में आप लोगों को डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। डेली से हम 7 बजे लाइव सेशन ज्वाइन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, खुद को करना है। अगर प्रश्न नहीं हो रहा फिर आप सॉल्यूशन देखें, अन्यथा वीडियो को कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से सेशन को शेयर कर दे। प्रश्न नंबर 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, देखो, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो बाल केंद्रित विधि इनमें से कौन सी नहीं है? 4 विधियां हैं अपने पास। एक तो है प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग विधि। देखिए, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी विधि है जो बाल केंद्रित नहीं, यानी कि बालकों के लिए जो विधि उपयुक्त नहीं है। देखो, प्रोजेक्ट विधि, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कौन बनाते हैं? विद्यार्थी बनाते हैं। ठीक है, तो ये विधि तो कैसी केंद्रित हो जाएगी? बाल केंद्रित विधि है। उसके बाद प्रयोगशाला में कोई भी परीक्षण करना है, कुछ भी कार्य करना है तो कौन करता है? विद्यार्थी करता है। ये भी विधि कैसी रहेगी? बाल केंद्रित। व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है। व्याख्यान विधि अध्यापक केंद्रित विधि है। इसमें अध्यापक पूर्णतः सक्रिय रहता है और बच्चों को अध्ययन कार्य करवाता है। और जो प्रयोग विधि है, जो भी प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं लैब में, वो कौन करते हैं? छात्र करते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो विधि है ये तीन तो कौन सी हैं? बाल केंद्रित विधि है, ये और ये वाली। पहली, दूसरी और चौथी, ये विधि तो कौन सी है साथियों? हमारी ये बाल केंद्रित है। ये कौन सी विधि हो जाएगी? अध्यापक केंद्रित विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है और इनका जो एलसीएम है वो 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। एलसीएम एंड एचसीएफ का छोटा सा प्रश्न ही आप लोगों के आएगा। इसके लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या। देखिए, अगर हम बात करें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होता है? हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आप लोगों को पता होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी कवर करेंगे, साथ साथ हम प्रश्न भी करते रहेंगे भाई। ठीक है, अब दो संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, दोनों का हमें क्या दिया गया है? अनुपात। तो पहली संख्या और दूसरी, हमने माना पहली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 3x, और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी साथियों? 2x। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या तीनों को क्या हो गई? हमारी 3:2 के रेशियो में है। इनका एलसीएम कितना दिया गया है? हमें 84। अब हमें इनका क्या निकालना है? एचसीएफ हमें इनका निकालना है। ठीक है, देखिए, तो दोनों संख्याओं को अगर हमें क्या दे दिया? रेशियो, तो ये फर्स्ट संख्या हो जाएगी हमारी, और अनुपात सेकंड संख्या से अगर हम इनका लेंगे तो पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 4। तो हमें इनका क्या दिया है? एलसीएम। और अगर हम 3 और 4 का क्या लेना चाहें? एलसीएम, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 3 और 4 का आप क्या ले लें? एलसीएम। कितना आएगा? इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 12। ठीक है, और प्रश्न में हमें एलसीएम कितना दिया गया है? 84। तो 84 किसका मान है? 12 का। बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ा अनुपात कौन सा है? 4। 4 से क्या कर देंगे? गुणा। 12 संते 84 और 7 गुणा 4 करेंगे 28। यानी कि हमारी जो बड़ी संख्या आएगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसको अप्लाई करके आप लोग ये प्रश्न कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। वैदिक विधियों के द्वारा 4225 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। ये प्रश्न आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे इस ऑप्शन में आप देख रहे हो, पहला ऑप्शन है 65, 69, 93 और 56। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, थोड़ा सा प्रश्न सेट करें।
जैसे कोई भी अपने पास क्या है, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, और इसका इकाई का अंक कितना है हमारा, अगर इकाई का अंक क्या आ रहा है 5, 2 अंक की संख्या है, इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो उसका हम डायरेक्ट वर्गमूल स्क्वायर निकाल सकते हैं, वर्गमूल नहीं वर्ग। जैसे हमें निकालना है 75 का, ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, कितना, 25। और 7 है, अब 7 से जस्ट बड़ी संख्या देखो कौन सी होगी, 7 से जस्ट बड़ी संख्या साथियों हमारे पास क्या आ जाएगी, 8। तो 7 गुणा 8 करेंगे, 7 8 56, यानी कि 75 का स्क्वायर कितना आ गया, 5625। इसी प्रकार जैसे हमें निकालना है 85 का क्या स्क्वायर, कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 8 से जस्ट बड़ी संख्या 9, और 9 गुणा 8 करेंगे, 9 अंटे 7225। अब हमारा वर्गमूल में देखिए इकाई का अंक कितना है, 5, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई संख्या का वर्ग है ये जिसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 5। ऑप्शन में देखिए 9, अगर 9 गुणा 9 करेंगे इकाई का अंक 1 बनेगा, ये नहीं हो सकता। 3 गुणा 3 करेंगे इकाई का अंक 9 बनेगा। 6 गुणा 6 करेंगे तब भी इकाई का अंक कितना बनेगा, 6। तो ये हमारे ऑप्शन से ही हो रहा है, कौन सा बनेगा, 65। अब हमें मैंने बताया उसी प्रकार किसका स्क्वायर निकालना है, 65 का आप क्या निकालो, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। और 6 से जस्ट बड़ी संख्या देखिए आप कौन सी है, 6 से जस्ट बड़ी संख्या 7। तो 6 गुणा 7 करेंगे, 7 6 42, और यही आंसर हमको बताना था, 4225 इसका क्या आ जाएगा आंसर, जो कि किसका वर्ग है, 65 का। 2 अंकों की संख्या, इकाई का अंक कितना है हमारा, अगर 5 है तो उसका हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल, वर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेंटर 5 घंटे 20 मिनट में विज्ञापन बोर्ड तथा 6 घंटे 55 मिनट में चित्र बनाने का कार्य किया गया, बताओ तो कुल कितने समय तक कार्य किया गया। एक कोई वह पेंटर जो 5 घंटे 20 मिनट में तो क्या बनाता है, कोई विज्ञापन बनाता है, और 6 घंटे और 55 मिनट में चित्र बनाने का कार्य करता है, हमें कुल समय बताना है जोड़कर। देखो तो पहला जो कंडीशन है इसमें क्या बताया गया है कि 5 घंटे, ठीक है, और कितने मिनट, 20 मिनट में तो क्या बनाता है ये, 5 घंटे 20 मिनट में विज्ञापन बोर्ड, और साथ ही हमारे पास कितने हैं, 6 घंटे और 55 मिनट में क्या बना देता है, एक चित्र बना देता है। तो हमें ये कुल समय जोड़कर बताना है। जोड़ दीजिए, 5 और 5 2 7, यानी कि मिनट कितनी हो गई, 75 तो मिनट हो गई, और 6 5 11 घंटे और 75 हमारे पास क्या आ जाएंगे, मिनट। लेकिन 11 घंटे और हमें 75 नहीं, ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 55 मिनट। 12 घंटे 15 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट और 9 घंटे 15 मिनट। देखो 75 मिनट है, और हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो अगर इसमें से हम 60 मिनट कम कर दे तो 1 घंटा इधर शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अपने पास 1 घंटा आने के बाद कितने हावर हो जाएंगे, 12, और 75 में से 60 मिनट गई तो कितनी मिनट बच जाएंगी, 15 मिनट आपका क्या रहने वाला है आंसर। चलिए कितने लोगों का सही आया है जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है, 12 घंटे और 15 मिनट। गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने का प्रभावी उपाय कौन सा है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि गणित के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता को जागृत करने के लिए कौन सा आप प्रभावी उपाय करेंगे। देखिए, विषय सामग्री को शिक्षक के अनुभव क्षेत्र से संबंधित करना, जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित पूर्व ज्ञान की जांच करना, शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोग से अवगत कराना जिनमें दैनिक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए, या उपरोक्त सभी। जल्दी से आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करें, इसका क्या आंसर आप लोगों का रहने वाला है भाई, जल्दी से कमेंट करें सभी, ठीक है। कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये अभी सभी आपको बताना है। चलिए देखिए, हमें क्या करना है, विषय सामग्री को शिक्षार्थी के अनुभव क्षेत्र से संबंधित करना है, यानी कि जो चीज बालकों को पढ़ाई जानी उसको उनके दैनिक जीवन से क्या करना है, रिलेटेड। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही हो रहा है, जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित पूर्व ज्ञान की जांच करनी है। जैसे आप छोटे बच्चों को पहाड़े पढ़ा रहे हो, तो आप पढ़ाने से पहले ये पुटअप करो कि आपको कितने तक पहाड़े आते हैं, कौन कितना पहाड़ा जानता है, यानी कि उनके पहले ज्ञान, पूर्व ज्ञान को हमें क्या करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, सही। सी देखिए, शिक्षार्थियों को अवधारणा अनुप्रयोग से अवगत कराना, जैसे उन्हें पहले कोई अगर कुछ भी पढ़ाया जाना उससे संबंधित आप उदाहरण दीजिए, अनुप्रयोग पूछिए, ठीक है।
जिसमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। जैसे छोटे बच्चों को आपको पढ़ाना है कि गाय कैसी होती है, तो उन सब ने गाय देखी हुई होती है, तो उसकी आपको अवधारणा करवानी है, उनको बताना है कि किस प्रकार गाय होती है, 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, सही। तो इसके सभी ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में सही रह जाएगा। अच्छे से पढ़कर आपको आंसर देने भाई। चलिए देखिए, 0.0725 को सरल भिन्न के रूप में लिखने पर कितना प्राप्त होगा। बहुत आसान प्रश्न है, क्या है 0.0725, ठीक है। अब देखिए, पॉइंट के बाद 4 संख्या है, तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो, ठीक है। अब हमारा इसका सरलतम रूप हो गया 725 बटे 10,000, ठीक है। 5 से 25 से आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए। देखिए 25 दूनी 50, 22 बच गए, 25 नम्मा 225 और 25 चौके 100। तो अगर हमने इसको सरल किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 29/400, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहने वाला है, बी। चलिए उम्मीद करता हूं आप सभी का ये प्रश्न सही रहा होगा और पेपर आप लोगों का नजदीक है, सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डेली मॉक टेस्ट लगाने, प्रैक्टिस से ही आप क्या बनोगे, अपनी जो तैयारी उसको बहुत बेटर कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, अगर जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप क्या बन पाओगे, परफेक्ट बन पाओगे, ध्यान रखना भाई सभी, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है। देखिए, राष्ट्रीय जो पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम बताना है कि किसके बाद गणित हमारा आएगा, तो ये आपको जल्दी से बताना है। जल्दी से आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं सभी, ठीक है। और जल्दी से बाबू सोना वाली चैट को छोड़कर आप सभी अच्छे से तैयारी करें, पेपर के लिए कम समय है भाई। देखिए, इसके अनुसार जो अनुक्रम है अपना, ये अनुक्रम का क्रम होता है, सबसे पहले आती है भाषा, भाषा के बाद अपना आता है साथियों गणित, गणित के बाद आता है विज्ञान, और विज्ञान के बाद आता है अपना सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ये अनुक्रम होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो हमारा जो गणित है वो भाषा की कद आएगा, बाद में पहले भाषा के बाद में आएगा, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। देखिए, ये अनुक्रम है, भाषा उसके बाद गणित आएगा, उसके बाद विज्ञान, और उसके बाद क्या आएगा, सामाजिक विज्ञान, ये अनुक्रम है। तो गणित किसके बाद आ रहा है, हमारा भाषा के बाद आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपए है, ग्राहक 5500 रुपए में बेच दी जाती है, तो उस पर दी गई छूट, डिस्काउंट बताना है। देखो, आपको मैंने बता रखा है बिल्कुल अच्छे से, एमआरपी, ठीक है। इसका एमआरपी हमें कितना दिया गया है, 6,000 रुपए अंकित मूल्य है, और इसको जो हमें क्या कर दिया गया है, बेच दिया गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका कितने रुपए है, 5500 रुपए। 6,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, इसको कितने रुपए में बेच दिया गया है, जल्दी से बताएं आप सभी। देखिए, इसको 6,000 तो इसका अंकित मूल्य है, और 5,500 रुपए में इसको बेच दिया। कितने रुपए की छूट हो गई साथियों, 500 रुपए की इस पर क्या हो गई, छूट। 500 रुपए की छूट हुई है, कितने रुपयों पर हुई है, ये हुई है, हम कहेंगे 6,000 रुपए थे, और हमें परसेंटेज निकालना है, तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 102030, 102030, 50/6। तो हमें क्या करना है, 50/6, 6 का भाग देना है, 6 8 48, 2/6, इसको सरल करेंगे 1/3, यानी कि 8 सही 1/3% का क्या दिया गया है, हमें डिस्काउंट दिया गया है, छूट दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कंप्लीट सेशन आपको देखना है, तभी आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। कितने प्रश्न सही होते हैं इनका भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है। देखिए, सबसे पहले हमें आयत का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आयत होता क्या है। देखो, ये आयत मैं बना रहा हूं आपके सामने डायग्राम, देखिए, ठीक है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ये भुजा इस भुजा के क्या रहेगी, बराबर, और ये भुजा इस भुजा के क्या रहेगी, बराबर। आयत में आमने सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर, और चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसका जो प्रत्येक कोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है।
ठीक है, चलिए आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके दैनिक जीवन में एक ऐसा उदाहरण एग्जांपल बताएं कि जो आयताकार होता है। आपका कमरा क्या होता है, एक आयताकार है, लंबाई और जिसकी देखिए जो इसकी क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई दोनों जगह सेम है, ये भुजा इस भुजा के क्या रहेगी, बराबर, और ये भुजा इस भुजा के बराबर। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8:3 के अनुपात में है, यदि परिमाप 132 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें आयत के परिमाप का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आयत का जो परिमाप है, आयत का परिमाप, बिना वीडियो देखे सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट करें। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का ये क्या होता है, परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब हमें आयत का परिमाप दे कितना रखा है, देखिए यहां पर हमें लंबाई चौड़ाई का रेशो कितना दिया गया है, 8:3। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका परिमाप हमें दे रखा है कितना, 132, किसके बराबर है, 2 गुना लंबाई कितनी है 8x और चौड़ाई कितनी आ जाएगी अपनी 3x। ठीक है, तो देखिए 8 और 3 11, यानी कि 132 किसके बराबर है, 2 गुना 11x। 11 गुना 2 करेंगे 132 बराबर किसके, 22x के। 22 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 11 बार जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 11। अब हमने x का मान निकाल लिया, तो हम आयत की लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। देखो अपने पास जो लंबाई l और चौड़ाई b का रेशो कितना दिया गया है, 8:3, और x 8x 3x हमने मान लिया, कितना है, 1 मिनट में लिख ही देता हूं। अपने पास लंबाई रेशियो चौड़ाई, इसका अनुपात कितना दिया गया है, 8x/3x। x का मान हमने कितना फाइंड आउट कर रखा है, यहां से 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको गुणा कर देना है, 11 8 कितना 88 और 11 3 33। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया है, 11 से, क्योंकि हमने परिमाप 132 दे रखा है, यहां से हमने x का मान निकाला है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा, 88 गुणा 33, ये हमें करना है। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8 3 24, यानी कि इकाई अंक हमारा 4 आएगा। तो ऑप्शन ए या बी में से आप लोगों का आंसर होगा, जो भी आंसर होगा आप लोगों को बताना है। देखिए 8 ये 24, 30 से मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, 0 8 ये 24, 2 और 24 और 2 26। ठीक है, तो ये लगभग हमारा 864 मीटर पर स्क्वायर के आसपास आएगा। बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, 88 गुणा 33 आपको करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। गणित की शिक्षण विधियों में आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि, बताओ आगमन विधि कौन सी विधि होती है, ये आपको पता होगा। तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं, गुण से सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की और या अज्ञात से ज्ञात की ओर। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कृपा करें। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि क्या आप लोग बताते हो, क्या समझ रहे हो। गणित की शिक्षण विधियों में हम कहां से कहां की ओर बढ़ते हैं। देखो छात्र को हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना है, ना कि अज्ञात से ज्ञात, कि इनको कितना पता है, और जो चीजें नहीं पता उनके बारे में हमें इनको बताना है। पहले उनका कोई भी विषय वस्तु पढ़ाई जानी है, उससे संबंधित हमें उनका पूर्व ज्ञान चेक करना है, कितना छात्र को आता है, उसके बाद हमें उसे नई जानकारी प्रदान करनी है। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षण कार्य करवाना ही क्या कहलाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो सूत्र है, शिक्षण सूत्र, वो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा प्रयोग आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान और 2,659 में 6 का स्थानीय मान, इनका स्थानीय मान लेना है, बराबर 7 गुणा x, यानी कि 7x है, तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा, यानी कि हमें इधर से x का मान बताना है। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। देखो जैसे हम बात करें स्थानीय मान, किसी भी अंक का स्थानीय मान कौन सा होता है, जैसे मैं कहूं आपके पास 5 6 7 4 है। अब 5 का स्थानीय मान अगर हमें बताना है, तो 5 के बाद कितने अंक है, 3, कितनी जीरो लगा दीजिए, 3, यानी कि 5 का स्थानीय मान ये है।
6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 6 के बाद 2 अंक है तो आप 2 जीरो लगा दें, या फिर आप ऐसे इसको घटते क्रम में लिए, जैसे मैं आपसे कहना चाहूँ 5 6 7 4। ठीक है, अब हमें 4 का स्थानीय मान चाहिए तो 4 कहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 4 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 के स्थानीय मान की हम बात करें तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 के बाद एक संख्या एक जीरो लगा दी। 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 के बाद 2 अंक है तो 6 के 2 जीरो लगा दे। 5 के स्थानीय मान की अगर हम बात करें तो 5 के कितने जीरो लगा देनी है, 3 जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा। उसी तरीके से जो जातीय मान होता है, जातीय मान अंक का स्वयं का मान होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 2, 3 का 3, 7 का 7, 9 का 9 और 8 का 8। स्थानीय मान अलग होता है, जातीय मान अंक का स्वयं का मान होता है, ये ध्यान रखें भाई। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 5 का स्थानीय मान निकालना है। देखो 5 के बाद कितने अंक है, 3, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 के 3 जीरो प्लस, इक्वेशन सेम जा रही है। इसमें हमें 6 का स्थानीय मान बताना है तो 6 के बाद 2 अंक है, प्लस 6 के कितने जीरो आ जाएंगे, 2, बराबर कितना है, 7 इंटू एक्स। ठीक है, देखो 5000 और 600 को आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 5600 बराबर 7 इंटू एक्स। ठीक है, 7 से आप डिवाइड कर दिए, 7 8 56, तो x बराबर जो मान आएगा अपना कितना आ गया भाई, 800 आ गया। स्थानीय मान जातीय मान का एक प्रश्न पक्का आएगा, ध्यान कर लेना, अच्छे से पढ़ जाना, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होगी। जातीय मान अंक का स्वयं का मान होता है। मैं आपसे पूछूं 7 का स्थानीय मान बताओ कितना होगा, 7, 9 का स्थानीय जातीय मान 9, 8 का जातीय मान 8, 5 का जातीय मान 5। लेकिन स्थानीय मान अंक का जिस स्थान पर जो अंक स्थित होता है वही उसका कौन सा मान कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखो 37 सही 1/2 रुपए है, इनको आपको बताना है कि इनको सरलतम रूप क्या 3750 पैसे होगा, 37.50 पैसे होगा, 37.50 रुपये होगा, ए व सी दोनों। देखो सबसे पहले 37 सही 1/2 रुपए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 37.50 रुपए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई। ठीक है, अब रुपए को अगर हमें पैसे में बदलना है तो गुणा किससे करना पड़ेगा बताओ, अगर रुपयों को पैसे में बदलना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से, तो इसको हमने पैसों में बदल दिया, तो 3700 कितने आ जाएंगे, 50, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी पूरा गुणा करो, एक बार कर लिया। अब पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो अपने पास कितने पैसे आ गए, 3750 पैसे। किस में कन्वर्ट कर लिया, पैसों में, 37.50 पैसे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी तो सही, सॉरी बी नहीं, ए तो सही है, ये अपना 3750 पैसे। अब 37.50 ये हमने ऑलरेडी इसको लिख ही लिया, 37.5 रुपए है, 37.50 रुपए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, सी भी सही हो गया। इस प्रकार हमारे कौन से ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें प्रश्न का आंसर अगर आप करोगे तो ए व डी दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप सभी को समझ आ रहे होंगे, आप जल्दी से इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहें। अब देखिए सेम जातीय मान स्थानीय मान पर वही दूसरा प्रश्न है, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान का अंतर आप लोगों को बताना है। संख्या लिखें सबसे पहले, कितना, 56,431, 56,431। अब हमें इसमें 6 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 6 लिखो, 6 के बाद कितने अंक है, 3, कितने जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो। तो 6 का ये हमने कौन सा मान निकाल लिया, आप कहोगे सर हमने ये स्थानीय मान इसका निकाल लिया है, 6 का स्थानीय मान आ गया। उसके बाद 4 का अंकित मान, अभी बता रहा था कि अंकित मान जो मूल मान है अंक का वो कौन सा होता है, जातीय मान या अंकित मान, एक ही बात है। अंकित मान कितना हो जाएगा, 4 का, 4 ही इसका क्या रहता है, अंकित मान रहता है। तो इनका अंतर लेना है तो इसमें से बस हमें कितना घटाना होगा, अंतर के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 4 घटा दें। जब आप 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5996, यानी कि 5996 इनका क्या आ जाएगा अंतर। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। तो जल्दी से आप सभी बताएं कि सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्रश्न आपके सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। रमेश सभी प्रश्नों को मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं को हल लिखता है तो गलतियां करता है। एक रमेश नाम का लड़का है जो सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर आप उससे पूछो बिल्कुल सही देता है, करेक्ट जवाब देता है, लेकिन हल लिखता है तो गलतियां करता है, यानी कि बोलता तो सही है, बताता सही है, याद सही, लेकिन लिखने में क्या कर रहा है छात्र, गलती कर रहा है।
तो उसकी लेखन गलतियों को हटाने हेतु निम्न में से कौन सी उपचारात्मक विधि है? देखो आपको क्या करना है, छात्र है बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा है, आप जो भी पूछो तुरंत आपको क्या दे देता है, उत्तर। लेकिन वो क्या करता है, जब उन चीजों को लिखता है तो वो क्या करने लग जाता है, गलती। तो इनको आपको बताना है कि आप कौन सी विधि का इनमें क्या करोगे, उपयोग करोगे। देखो, उसे प्रतिदिन 10 समस्या हल करने का कार्य देना चाहिए, उसे श्याम पट पर समस्या हल करने को कहना चाहिए, उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्याएं हल हो, और उसे पूरे 1 महीने तक लगातार विद्यालय समय के बाद अभ्यास परीक्षा देनी चाहिए। हमें क्या करना है, छात्र के सारी चीजें याद है, बोल सकता है, बता सकता है, सुना सकता है, लेकिन लिख नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहेंगे जिसमें आंशिक रूप से क्या हो, समस्याएं। यानी कि रिक्त स्थान के रूप में हम उसको प्रश्न सोल्व करने के लिए देंगे कि भाई तू इनको सोल्व कर ले, आपकी छोटी मोटी जो गलतियां हैं वो इसमें आप लोगों की क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। इससे छात्र की गलतियों में क्या होगा, सुधार होगा। ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी एक अविभाज्य संख्या है, यानी कि जो संख्या भाज्य नहीं हो सकती, अभाज्य संख्या। सबसे पहले आप लोगों को दो चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो किसका, भाज्य संख्या क्या होती है, और एक क्या होता है, अभाज्य संख्या। देखो, भाज्य संख्या की मैंने नंबर सिस्टम में आप लोगों को अच्छे से डेफिनेशन लिखवा रखी है, ठीक है। चलिए, अगर किसी भी विद्यार्थी के पास नंबर सिस्टम के कंप्लीट नोट्स वगैरह नहीं है रीड के लिए, मैथ का और अभी टाइम नहीं है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उस पर आप मैसेज करें, आप लोगों को तुरंत कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और अगर आप फ्री लेक्चर वीडियो देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से OGA क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जहां पर रीड का कंप्लीट बैच आप लोगों को फ्री मिल जाएगा। साथ ही आप लोगों को जो नोट्स वगैरह हैं उसमें अपडेटेड हमने कर रखे हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखो, भाज्य संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक क्या हो, भाजक हो, जिसके दो से अधिक क्या हो, भाजक। दो से अधिक से मतलब है स्वयं संख्या और एक को छोड़कर कितने भाजक होने चाहिए, दो से अधिक। और अभाज्य संख्या जिसके केवल कितने भाजक हो, दो। केवल दो ही भाजक हों। दो ही भाजक में कौन कौन से भाजक आ जाएंगे, एक तो स्वयं संख्या और एक। जैसे मैं आपसे कहूं 19, 19 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका एक भाजक एक होता है, दूसरा भाजक कितना होता है, 19। तो केवल दो ही जिस संख्या के भाजक होंगे वो संख्या कैसी संख्या कहलाएगी साथियों, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होगी, जिसके दो से अधिक क्या होंगे, भाजक, वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक संख्या बताने की, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताएं। और एक चीज और बताएं कि एक क्या भाज्य संख्या है या एक अभाज्य संख्या है, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। दोनों प्रश्नों के मैं आपके कमेंट का क्या कर रहा हूं, इंतजार। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है 121। क्या 121 एक भाज्य संख्या है, हम कहेंगे बिल्कुल। 121 तो 11 का वर्ग होता है, तो 121 में एक का भाग भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 121। तो यानी कि 121 के तो भाजक हो रहे हैं, दो से अधिक हो गए तो संख्या कैसी हो गई, भाज्य। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया कि हमें केवल कौन सी संख्या बतानी, अभाज्य। उसके बाद देखिए 141। 141 में एक का भाग जा रहा है, तीन का भाग देकर देखिए, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21। यानी कि ये 3 का भाग भी जा रहा है, इसमें 27 का भाग भी जा रहा है, और 141 का भी जा रहा है, ठीक है। तो ये संख्या भी कैसी हो गई, भाज्य। उसके बाद देखिए 181, और लास्ट में क्या बच गया, 161। अब आपको इन दोनों में से चेक करके बताना है कि कौन सी संख्या भाज्य होगी और कौन सी संख्या अभाज्य संख्या हमारी होगी। जल्दी से आप इसी प्रकार ट्राई करें इनमें भाग देकर, ठीक है। बताओ कौन 181 161 में से कौन सी संख्या हमारी अभाज्य संख्या है और कौन सी संख्या इनमें से हमारी भाज्य संख्या है। दोनों का आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं जल्दी आप इसी तरह देखो, 161 में आप भाग देकर देखना, एक का भाग भी जा रहा है, 7 दूनी 14 और 2 बच गए, 7 तिये 21, ठीक है। देखिए 7 का भाग भी जाएगा, तो अगर 7 का जा रहा है तो 23 का भी जाएगा और 161 का, यानी कि इसके तो दो से अधिक भाजक हो रहे हैं। तो एकमात्र संख्या बचती है 81। कितना, 181 एक अभाज्य संख्या है, इसमें एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी भी अन्य संख्या का क्या नहीं जाएगा भाई, भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अगर प्रश्न समझ आ रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप करें कि हाँ सर हमें सारी चीजें समझ आ रही हैं। निम्नलिखित में से भिन्नों को आपको आरोही क्रम, पहले तो पेपर देखते ही यही कंफ्यूजन होता है कि आरोही और अवरोही क्रम कौन सा होता है। देखो, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम कौन सा, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता। और अवरोही क्रम की अगर हम बात करें तो जो अवरोही क्रम होगा, ये क्रम हमारा कौन सा क्रम होगा, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ।
तो आरोही की बात करें बढ़ता हुआ, अवरोही की बात करेंगे घटता हुआ, हमारा क्या रहेगा, इनका मतलब होता है। समझ गए। अब हमारे पास भिन्न है कौन सी, देखो अपने पास है 1/3, दूसरी भिन्न है अपने पास 3/4, उसके बाद 2/5 और उसके बाद है 6/7। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताने का कष्ट करें, तब तक मैं आपको करवा रहा हूं। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, इनका अंतर देखना है। ठीक है, क्या देखना है, अंतर देखो। 1 और 3 में अंतर कितना, 2 का, यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 1 का। अब इनके अंतर लेना है, सबसे पहले भिन्नों का अंतर का हमें क्या लेना है, फिर एलसीएम। तो 1 2 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ गया जी 6। ठीक है, सबसे पहले दी गई भिन्नों का अंश और हर का क्या लेना है, अंतर। अंतर लेने के बाद अंतर का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम में अब इनके अंतर का भाग देते हुए जाना है। 6 में हमने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। तो अंश को गुणा कर दो किससे, 3 से। फिर ठीक है, इसमें हमने भाग दिया किसमें, 6 में। 1 का 6 बार गया और 6 कितना आ गया जी, 18। ठीक है, 3 का भाग 6 में 2 बार और 2 गुणा 2 करेंगे 4। 1 का भाग 6 में 6 बार और 6 गुणा 6 करेंगे 36। ठीक है, अब देखिए इस भिन्न में 3 18 4 और 36, तो सबसे बड़ा मान कौन सा है, आरोही क्रम जमाना है, बढ़ता हुआ क्रम जमाना है। तो सबसे छोटा मान कौन सा आ रहा है, 2/5। भिन्नों का आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम हमें बताना है। ठीक है, चलिए एक सेकंड, हाँ 3 है ना, 1/3। 1/3, 3 छोटा, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 18 और उससे बड़ा 36। तो सबसे पहले कौन सी भिन्न आएगी, 1/3। इस भिन्न से बड़ी भिन्न कौन सी आ जाएगी, हमारी 2/5, क्योंकि 3 से बड़ा मान 4 है। उसके बाद है 18, उससे बड़ी भिन्न आएगी 3/4 और इससे बड़ी भिन्न आ जाएगी 6/7। तो ये अनुसरण कौन सा ऑप्शन करता है, ऑप्शन सी। सबसे पहले क्या करना है प्रिय बंधुओं, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, भिन्नों के अंतर लेना है। उसके बाद अंतर का हमें क्या लेना है, एलसीएम। फिर एलसीएम में जैसे अंतर का भाग दिया, 2 में 6 का भाग दिया, 3 बार जाएगा, 3 गुणा 1 करेंगे 3। 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 गुणा 3 करेंगे 18। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 गुणा 2 करेंगे 4 और 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 गुणा 6 करेंगे 36। हमारा क्या रह जाएगा, आंसर आएगा। अब हमें देखना है कि सबसे बड़ा मान सबसे छोटा कौन सा है, तुलना करो। सबसे छोटा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 18 और उसके बाद 36। इसी क्रम में हम जमा देंगे तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम सभी चलते हैं भाई। एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है तो पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूरक कोण, समपूरक कोण, कोटि पूरक कोण, इनमें ही काफी लोग कंफ्यूजन रहते हैं। तो आप लोगों को कोटि पूरक कोण का मान पता होना चाहिए। कोण सॉरी पूरक कोण क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने का कष्ट करें भाई। अरे कुछ नहीं, ये आप लोगों को क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को परिभाषा लिखवा रखी है, टेंशन कहाँ लेनी है। देखो पूरक कोण कौन सा कोण होता है, पूरक कोण की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें, पूरक कोण, तो पूरक कोण कौन सा कोण होगा, यानी कि ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग कितने डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। योग, ऐसे दो कोण जिनका योग अपना कितने डिग्री आ जाए भाई, 90 डिग्री आ जाए, कौन से कोण कहलाएंगे, हमारे पूरक कोण। अब अपने पास दो कोण है, यानी कि ये पहला कोण हो गया और ये दूसरा कोण। अब एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है। अगर एक कोण x है तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, पूरक कोण का दुगुना। ठीक है, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है, यानी कि अगर पूरक कोण x है तो दूसरा कोण कितना, 2x, यानी कि पूरक कोण का दुगुना ही तो है। तो पूरक कोण अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, डबल x। ठीक है, अब देखो हमें एक चीज पता है कि अगर हम पूरक कोण और दोनों कोणों को अगर जोड़ते हैं तो इनका योग कितने डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री। तो 2x प्लस एक्स, दोनों का योग बताओ, पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। अभी मैंने लिखवाया कि पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दोनों कोणों का योग कितने डिग्री हो जाए, 90। 2x और x कितना आ जाएगा, 3x बराबर 90। तो x बराबर कितना मान आ जाएगा, 30 3 90, यानी कि x का मान आ गया 30 डिग्री। हमें यही बताना था पूरक कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। छोटा सा प्रश्न है, बिना पेन चलाए भी सोल्व कर सकते थे। चलिए, गणित की 84 पुस्तकों, भौतिक विज्ञान की 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों को विषयवार ढेरियां लगाई जानी है।
बंडल बनाने हैं, एक जगह इकट्ठी करनी है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें होगी, प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई समान रहे। क्या करना है, 84 पुस्तकें आपको गणित की हैं, 90 पुस्तक भौतिक विज्ञान फिजिक्स की हैं और 120 पुस्तकें आपके पास रसायन शास्त्र की हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की पुस्तकें बंडल बनाने हैं, सबकी ऊंचाई समान रहनी चाहिए। देखो ऐसा प्रश्न करवा रखा है मैंने। तो आपके पास मैथ की बुक, उसके बाद किसकी है, फिजिक्स की बुक है और केमिस्ट्री की बुक है। तो मैथ की कितनी आ जाएंगी 84, फिजिक्स की है 90 पुस्तक और रसायन शास्त्र की है 120 पुस्तकें। अगर हमें ढेरियां बतानी है, प्रत्येक की ऊंचाई कितनी होगी, तो हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा साथियों, HCF। HCF और LCM। HCF क्या होता है, यानी कि वह, HCF की अगर आप डेफिनेशन दोगे क्या रहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी की जहां बात करेगा क्या आएगा HCF, और छोटी से छोटे की बात करेगा क्या आएगा LCM। तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में क्या चला जाए, पूरी तरह भाग। और LCM क्या होगा, वह बड़ी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए। ठीक है, चलिए। तो 84, 90 और 120 का आप एलसीएम लिखो। देखो 12 ट्राई करते हैं, इनका एलसीएम क्या 12 होगा। देखो 12 का भाग 84 में जा रहा है, 120 में जा रहा है, लेकिन 90 में नहीं जा रहा, तो कैंसिल। 8 का भाग देखो किस में जा रहा है, 15 × 120, केवल 120 में तो 8 भी नहीं हो सकता। 6 का भाग 6 हो सकता है, 84 में भाग जा रहा है, 6 कम 6, 6 चौके 24, यानी कि 14 6 की 84, 15 6 की 90 और 20 6 की 120। तो 6 का भाग तो सब में जा रहा है, हम 21 का ट्राई करेंगे। 21 चौके 84, केवल एक 21 में 84 में जा रहा है और में नहीं जा रहा, तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी। अगर नहीं आता तो ऑप्शन से भाग देकर चेक कर लो बंधु, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। छोटा सा प्रश्न है, आप वैसे भी इसको कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गणित को अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में आपका क्या मत है। चलिए अपना मत स्टार्ट करिए पहले मत से। गणित विषय के ज्ञान से बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, आत्मविश्वास तथा भावनाओं पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण मिलता है। गणित विषय के ज्ञान की आवश्यकता जीवन भर होती है। गणित विषय के अध्ययन द्वारा विद्यार्थी में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदत का विकास होता है। तीनों ऑप्शन पढ़िए, क्या तीनों के तीनों सही है, क्या ए सही है, क्या बी सही है, क्या सी सही है। इनका आप लोगों को जल्दी से आंसर बताना है भाई, जल्दी करें। अरे सारी चीजें सही है, इसमें कहाँ दिक्कत ले रहे हो भाई। देखो गणित विषय के ज्ञान से बच्चे अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, आत्मविश्वास तथा भावनाओं पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण मिलता है। बिल्कुल मिलता है, गणित से आपकी तर्क शक्ति मजबूत होती है। गणित विषय के ज्ञान की आवश्यकता जीवन भर होती है। आप बुढ़े हो जाओगे तब भी जरूरत पड़ेगी, अपने पोता पोतियों से कहोगे कि 10 रुपए की बीड़ी का मंडल ला कर देते। ठीक है, तो गणित की आवश्यकता जीवन भर होती है। आदमी को गणित कभी भी जीवन में नहीं खत्म हो सकता, हमारे ध्यान रखना। मैथ, मैजिक और म्यूजिक तीनों चीजें लाइफ भर रहती है। ठीक है, 3 एम से दुनिया चलती है। ट्रिपल एम क्या होता है, मैथ, म्यूजिक और मैजिक, तीनों चीजें सत्य हैं, तीनों जीवन भर हमारे पास चलती रहती है। गणित विषय के अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी नियमित क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करके आदतों का विकास करता है। तो सभी ऑप्शन सही है, इस प्रश्न में डी आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड। देखिए ब्याज का प्रश्न है, 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक धनराशि पर 5320 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। धनराशि कितनी होगी, मूलधन बताना है। देखो आप लोग सभी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कुछ लोग पहली बार ही कर रहे हैं। कौन पहली बार कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, उनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, 12th पास की है, बीएसटीसी नंबर आ गया, डायरेक्ट फर्स्ट ईयर से आप क्या कर रहे हो, बीएसटीसी कर रहे हो, और इस बार फर्स्ट ईयर वालों की पात्रता वैलिड कर दी। तो अब जिन छात्रों के पास आर्ट था उनके लिए गणित एक समस्या है, एक पहाड़ की तरह है कि हम इसको करें तो करें कैसे। डर नहीं रखना है गणित से, अगर डर रखोगे तो कभी गणित समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल फ्रैंक होना है, अच्छी तरीके से नियम अनुसार आपको सारी चीजें करनी है, पढ़ना है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, गणित से घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम तक मॉक टेस्ट डेली लगाओ, आपके डेफिनेट रूप से प्रश्न इनमें से मिल जाएंगे, आप अच्छा स्कोर क्रिएट करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए, हमें पता है कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। फॉर्मूला से आप करना चाहते हो, पीआरटी इन अपॉन 100। पीआरटी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, ये होता है मूलधन। रेट का मतलब होती है साथियों दर, और टाइम का मतलब होता है समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बटे 100 लगा दो। अब यहां से हमें मूलधन निकालना है, तो क्या होगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे रेट इंटू टाइम। बस ये, इससे हमें क्या निकाल देना है, मूलधन। हमें ब्याज कितना मिल रहा है, जल्दी से बताने का कष्ट करें। देखिए 5320 रुपए मिल गया जी, बिल्कुल।
इनटू क्या कर दो 100 बटे 5 वर्ष हैं और 7% की दर है, तो समय है 5 वर्ष और जो रेट है वो 7% की है, 5 गुणा 7। ठीक है, इससे डिवाइड कर लीजिए आप इसको, सातों सातों 49 कितने बच गए 4 और 7 6 की 42 760 बार और 5 शेष हो जाएगा 20 बार। ठीक है, तो 2 जीरो स्टार्टिंग में आ जाएंगे आपके पास, 2 6 की 12 2 2 संते 14 और 1 15, मूलधन आ गया 15,200 रुपए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 15,200 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 25 छात्रों के समूह के प्राप्त अंकों का औसत कितना है 36। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, एवरेज। ठीक है, ये क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर हमें क्या निकालना पड़े योग, तो औसत गुणा क्या हो जाएगा, यानी कि एवरेज इनटू नंबर्स। ठीक है, देखिए 25 छात्रों के समूह का औसत अंक कितना, तो 25 का योग निकालो, 25 है और औसत कितना 36, तो इनका योग कितना हो जाएगा 25 6 की 150 0 15 25 दूनी 25 3 75 और 15 90, कितना आ गया जी 900। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं एक बार पूरा प्रश्न। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का प्राप्त अंक बढ़कर 37.5 हो गया। एक छात्र ने छोड़ दिया तो 25 में से एक चला गया, छात्र कितने हो गए जी हमारे पास 24, और इनका औसत कितना आ गया अपने पास 37.5, औसत बढ़ गया। देखो इसको आप गुणा करेंगे, 24 पंजे 120, कितना बच गया जी 12। ठीक है, और 24 गुणा 7 करो, 7 चौके 28, 2 8 और 2 7 दूनी 14 और 2 16, 168 और 12 कितने हो गए 70 और 80, तो कितना आ गया जी 180 8, 18 बच गए, 24 दिए 72 और 18 कितने हो गए जी 90। तो यहाँ पर इनका योग क्या रहा सेम, यानी कि पहले भी योग कितना आ रहा था 900, और एक छात्र चले जाने पर भी इनका औसत कितना योग कितना आ रहा है 900। परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 37.5 हो गया, यानी कि योग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, औसत बढ़ गया। इसके तुरंत बाद एक छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त औसत अंक घटकर 37.2 हो गया। तो छोड़ने वाले छात्र और जो आने वाले छात्र हैं उनके प्राप्त अंकों का औसत बताना है। देखो सबसे पहले एक चीज समझो कि पहले 25 छात्र थे, इनका औसत 36 था, इनका योग कितना आ रहा था 900। एक छात्र चला गया, यानी कि एक छात्र चला गया, औसत बढ़ गया, तब भी योग कितना आ रहा था 900। तो छात्र के छोड़कर जाने से कोई फर्क पड़ा का, आप कहोगे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 900 था आज भी 900 है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि अब एक छात्र नया आ जाता है, ठीक है, दोबारा से छात्र पुनः आ गया जी, तो दोबारा आ गया तो टोटल विद्यार्थी फिर कितने हो गए 25, औसत कितना हो गया इनका 37.2। देखो 25 दूनी 50, 5 25 संत्या 175 और 5 कितने 180, 18 25 दिए कितना 75 और 18 93। ठीक है, यानी कि अपने पास अब नया औसत कितना आ गया 930 नया योग। तो जो छात्र गया था, यानी कि अब हमें दोनों को औसत बढ़ाना, जाने वाले से क्या फर्क पड़ा 0, नए वाले के आने से 900 था, वो कितना गया 930, कितना बढ़ गया आने से 30, और कितने विद्यार्थियों पर फर्क पड़ा है ये 2 पर, तो 30/2, तो औसत कितना आ जाएगा दोनों का इनका 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने प्रश्न सही हो रहे, ध्यान रखना भाई। कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है, चलिए जल्दी से बताना है कि कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं। शिक्षण वीडियो में से प्रश्न है, छोटे छोटे से आ रहे हैं, आपको सभी को इनका आंसर बताना है भाई, जल्दी करें। ठीक है, तो देखिए प्राप्त करना, संग्रहण संग्रहण करना, संगठन, मूल स्थान और विश्लेषण, तो इसमें से बताओ कौन सा नहीं होगा, विश्लेषण नहीं होगा, वो विश्लेषण नहीं होता, विशिष्टीकरण होता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा जी डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करिकुलम पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। करिकुलम, देखिए करिकुलम भाषा शब्द है, इसकी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा से। ठीक है, और इसका जो सामान्य अर्थ अगर हमसे बात करें कैरिकुलम का, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान।
कैरिकुलम शब्द का सामान्य अर्थ होगा दौड़ का मैदान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैरिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए, गणित बच्चों को सिखाए जाने वाला पहले विषय होना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें गणितज्ञ बनने के लिए सक्षम बनाता है। यह प्रारंभिक चरण में तर्क करने की आदत मन में बिठाता है। यह मस्तिष्क को तार्किक रूप में चिंतन करने में सहायता करता है। यह उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने में सहायता करता है। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। मैं तब तक पानी पीता हूं, आप लोगों को इनका आंसर बताना है भाई। देखिए, उम्मीद करता हूं बता दिया होगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग बहुत होनहार से विद्यार्थी वैसे हो। देखो, अरे गणित से हम क्या करते हैं, प्रारंभिक चरण में तर्क करने की आदत को मन में बैठाते हैं। आदमी तर्क वितर्क चिंतन मनन प्रारंभ कर देता है, सोचना विचारना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहां सोचने की बात पड़ रही थी। चलो, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा बोर्ड मास नियम पर आधारित है। ठीक है, किस पर? बोर्ड मास। तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, मतलब ऑफ का मतलब होगा का, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन मल्टीप्लाई बोर्ड मास। ठीक है, एडिशन और सबट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद ऑफ का हल होगा, डिवाइडेशन भाग होगा, उसके बाद गुणा होगा, उसके बाद प्लस का चिन्ह और उसके बाद माइनस का चिन्ह हल होगा। ठीक है, बोर्ड मास नियम नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा सबने। देखिए, अपने पास प्रश्न कितना कौन सा है, 103 माइनस 144 भाग ब्रैकेट 12 गुणा 12 प्लस 5 प्लस 12 प्लस ब्रैकेट में 6 माइनस 2 और प्लस के 10। ये अपना प्रश्न हो गया जी। सबसे पहले ब्रैकेट हल करो, 6 में से 2 जाएगा, कितना बच गया जी 4। ये हट गया, यहाँ पर क्या आ गए, प्लस के 4। अब ये इधर वाला पूरा मामला सोल्व करो। देखो, 5 और 12 कितने, 17 और 4 21 और 10 कितने हो गए जी अपने पास, एक सेकेंड, 4। ठीक है, ये प्लस में सारे ठीक है। देखो, 10 और 4 14 और 12 कितने, 26 और 5 कितने हो जाएंगे, एक सेकेंड, 10 और 4 14 और 2 16 और 10 26 और 5 कितने, 31, किसके, प्लस के। अब 12 गुणा 12 144 में 144 का हम क्या देंगे भाई, भाग दो। ठीक है, तो 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 144। 144 का भाग 144 में दोगे, अपने पास क्या आ जाएगा, 31। एक मिनट, इसमें कुछ चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, गलत कर लिख दिया हमने, एक सेकंड। देखो, इसको दोबारा यहां लिखते हैं हम। सबसे पहले है 103, उसके बाद माइनस लगाओ 144, क्लियर। उसके बाद प्लस का निशान है, फिर ब्रैकेट है 144 प्लस ब्रैकेट आ गया। हाँ, ये प्लस भूल गए थे हम, 12 गुणा 12। उसके बाद देखिए, प्लस 5 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 2। इसको साइड में कर हटा दे बोर्ड मास को, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। उसके बाद है प्लस 10। एक बार ये प्रश्न संक्रिया चेक करता हूं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, तब तक आप इसका सॉल्यूशन करने की कृपा करें। ठीक है, हाँ, वही तो कह रहा हूं, यहाँ पर ये भाग है ना कि प्लस, ये हमारा भाग का चिन्ह है भाई। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर दें, ये भाग है ना कि प्लस है, ये भाग का चिन्ह है यहाँ पर। अब इसको आप सोल्व करें। देखो, 6 ब्रैकेट हल होगा सबसे पहले, और कहीं इसमें चिन्ह एक बार देख लेता हूँ, इसमें आपको साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं शायद मेरे हिसाब से। हाँ, 12 यहाँ भी ये भाग का चिन्ह है, ये वाला चिन्ह भी आप यहाँ पर 6 ये भाग है, ये वाला 12 और 6 के बीच में भी भाग का निशान लगा ले, ये भाग है। अब सोल्व करो। देखो, 12 6 में से 2 जाएगा, ये हट गया, अपने पास अब क्या बच गया जी 4। 6 में से 2 गया 4। अब पहले भाग हल होगा, तो 12 में हम 4 का भाग देंगे, यहां से कितना आ गया जी 3। तो 5 प्लस 3 प्लस 10, 5 और 3 15 और 3 18। तो ये यहां तक मामला क्लियर होने पर अपने क्या आ गया जी, प्लस के 18। 12 गुणा 12 करेंगे तो कितना, 144, और 144 का भाग 144 में देंगे एक बार, यानी कि ब्रैकेट पूरा ये बच गया। माइनस कितने में से घटाना, 103 में।
103 में से आप कितने घटाओगे? 19। 13 में से 9 गया जी 4 और 9 में से 1 गया 8। ऑप्शन 84 जो कि ऑप्शन डी है। ये दो चिन्ह चेंज कर ली, यहाँ पर भी ये भाग का है और इन दोनों के बीच में भी ये भाग है। चलिए, गणित के पाठ्यक्रम निर्माण की विशेषताएं होनी चाहिए। जो गणित का पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, लचीलापन, रुचि और अभिरुचिपूर्ण होना चाहिए, या सभी हमारे सही होंगे? इसका आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, चलिए भाई, बताओ क्या इसका आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं भाई। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, रुचि और अभिरुचिपूर्ण भी ये होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक व्यापारी 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से 15 किलो टमाटर खरीदी, तो उस व्यापारी को कुल कितने रुपए देने होंगे? अरे गुणा करना है, कुछ नहीं है। देखो, 18 रुपए किलो का भाव है, आप कितने किलो टमाटर खरीद कर लाए? 15। 1 किलो का भाव 18, तो 15 का बता दो। 15 × 120 12, 15 एकम 15 और 12 कितना? 27। कितने रुपए देकर आओगे? 270 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी विद्यालय की पुताई का काम 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाने पड़ेंगे? पहले से ही आपके पास 2 मजदूर है, एक्स्ट्रा मजदूर पूछ रहा है। देखो, मैन वर्क टाइम इनटू हावर करवा रखा है क्लास में सभी को। ठीक है, चलिए, प्रारंभ में 2 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 8। हमें कितने आदमी चाहिए? एक्स्ट्रा आदमी x, ये काम को कितने दिन में करवाना है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार हमें करना है, ये इससे गुणा होगा, ये इससे, ये इससे और ये इससे। तो देखो, 2 गुणा 1 गुणा 8 बराबर x गुणा 1 गुणा 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि x बराबर कितना आ गया जी? 8। यानी कि 2 दिन में कितने आदमी समाप्त करेंगे? 8। हमारे पास पहले से कितने आदमी मौजूद हैं बताओ? टोटल आदमी 8 लगे, लेकिन हमने काम पर पहले कितने लगा रखे थे? 2। एक्स्ट्रा आदमी पूछ रहा है, तो 8 में से 2 जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 6। ऑप्शन नंबर बी, ना कि 8 मत करके आना देवताओं, इसमें दे रखा है कि और अतिरिक्त आदमी हमें बताने हैं। ठीक है, चलो, आज का लास्ट प्रश्न देखिए, एक अधूरा दंड ग्राफ किसी वर्ष की संयुक्ता की प्रथम मास की बचत दर्शाता है, और उसमें 5 मास की कुल बचत, यानी कि 5 माह में टोटल कितने माह हैं? 5 माह, और 5 माह में कितने रुपए की बचत कर लेता है? 950 रुपए की। ठीक है, फरवरी तथा मार्च में बचत की राशि समान है, तो बताइए फरवरी में कितने रुपए बचाए? यानी कि जितने रुपए फरवरी में बचाता है उतने रुपए किस में बचाने लग गया? मार्च में। अब देखो, 5 माह, यानी कि हम सबसे पहले जनवरी की बात करें। देखो, 40, जी हाँ, 0 20 40 60 80 100 120 40 60, यानी कि डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है? 20 20 का। तो जनवरी में कितने रुपए बचाएगा? जनवरी, देखो पहले मैंने लिख लो यहाँ पर, जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, उसके बाद अप्रैल, और उसके बाद कौन सा महीना आ गया अपना? मई। तो जनवरी में रुपए बचाता है जी 180। चार्ट ग्राफ से देखो, जनवरी में कितने रुपए बचा पा रहा है? 180। फरवरी और मार्च दोनों में कैसा बचाता है? समान समान रुपए बचाता है। तो हमने माना फरवरी में भी एक्स बचा रहा है, मार्च में भी एक्स बचा रहा है, बचा लिए। अप्रैल में देखो कितना बचा रहा है? 100 रुपए। सारणी से देखना कितने पे पहुंच रहे हैं हम? 100 पे प्लस। मई में कितना बचाता है जी? 180। और ये सब महीनों की बचत कितने के बराबर है? 950 की। क्लियर? तो 18 दूनी 36, कितना? 360 और 100 460 प्लस 2x, ये सब किसके बराबर है? 950 की। तो 2x का मान कितना आएगा? 960, सॉरी 950 में से कितना घटा दो? 460। 0 15 में से 6 गया जी 9, और 8 में से 4 गया 490। x का मान निकालेंगे, 2 का भाग दे दो इसमें आप। देखो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आ गया? 245 रुपए ये बचाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आई होंगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और कंप्लीट, आप अगर जो रीट की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हो, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऊजी क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से आप लोग बिल्कुल निःशुल्क
क्लासेस देख सकते हो, नोट्स देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए कैसा रहा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के सेशन को ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ, नई एनर्जी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त जिंदाबाद रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।